अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जब मैंने उस लड़की को देखा तो हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना भी बीमार हो सकता है या ऐसी कोई बीमारी होगी जो कि मरीज़ पर इस कदर असरअंदाज होगी कि मरीज़ मौत से एक कदम के फासले पर खड़ा हो जाएगा। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि एक अजीब सी बीमारी ने उसे मौत के दहाने पर ला खड़ा किया था। उस वक्त ये मेरी दिली हमदर्दी थी या कुछ और। कुछ दिनों पहले की बात थी। एक दिन मैं दोस्तों के साथ था। जब मुझे पता चला कि वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है तो मैं सीधा अस्पताल पहुंचा। उन्हें मामूली सा हार्ट अटैक हुआ था, मगर मैं और मेरी वालिदा बहुत परेशान थे। अस्पताल के नाम से ही मुझे वहशत होती थी। अस्पताल के अंदर फैली बदबू मुझे सख्त नागवार गुजरती थी। मैं कई सालों तक अस्पताल नहीं गया था। खैर, जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अजीब व गरीब इंसानी रूप देखा, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ। मैंने एक गंजी लड़की को देखा। वो व्हीलचेयर पर बैठी थी और एक नर्स उसकी व्हीलचेयर को आगे की तरफ ले जा रही थी। मैं बेसाख्ता उस लड़की को देखने लग गया। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी और उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी। व्हीलचेयर जब मेरी नज़रों के सामने से गुजर गई तब मैं होश की दुनिया में वापस आया। वो गंजी लड़की मुझे बहुत पुरस्कार दिखाई दी। मेरा नाम जमशेद है। मैंने उस लड़की का नाम अस्पताल के एक नौउम्र लड़के से मालूम कर लिया। वो अटेंडेंट था। उसके पास अस्पताल के मरीजों की तफसीलात मौजूद थी। उस लड़की का नाम खुशबू था। वो इंतहाई हसीन व जमील थी, मगर मुझे ये जानकर हैरत हुई कि वो पिछले 1 साल से बिल्कुल जिंदा लाश बनकर रह गई है। ना कुछ कर सकती है और ना ही बोल सकती है। मेरे वालिद 3 दिन में सेहतियाब हो गए। हम लोग घर आ गए, मगर पता नहीं वो हमदर्दी थी या कुछ और कि वो लड़की मेरे दिल में समा गई थी। मैं उससे मिलने के लिए अस्पताल आया। मैं उससे मिलना चाहता था, उसके मुतालिक जानना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा, कि क्या मैं उस लड़की के बारे में जान पाऊंगा कि नहीं। वो कैसे और कब इस हालत को पहुंची। अस्पताल के कार पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और वार्ड्स की तरफ चल पड़ा। मैं अस्पताल में था कि अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी। ओह, मैंने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर देखकर कॉल रिसीव की। हेलो, कैसी हो? मैंने पूछा। जमशेद, तुमने ये क्या नई रविश अपना ली है और तुम रोज़ रोज़ कहाँ गायब हो जाते हो? परेशानी में डूबी हुई आवाज़ कानों में सुनाई दी। तानिया, क्या है? मैंने पूछा। दरअसल आजकल तुम्हारी सरगर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही मशकूक हो गई हैं, इसलिए परेशानी तो मुझे होगी। आखिर तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो। तानिया लहजे में शौक़ी भरते हुए बोली। तानिया, दरअसल मैं तब्दीली चाहता हूँ, इसलिए अपनी कुछ सरगर्मियाँ तर्क कर दी हैं। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैंने मोबाइल ऑफ करते हुए कहा। मैं सीधा प्राइवेट रूम्स की तरफ निकल गया। वहाँ पर मुझे खुशबू का रूम नज़र आया। दरवाज़ा तो बंद था, मगर दरवाजे में लगे हुए शीशे से मैं अंदर का मंजर देखने लगा। चंद मिनट तक मैं खुशबू का मासूम चेहरा देखता रहा। एक नर्स ने मुझे एक्सक्यूज़ मी कहकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जी सिस्टर। सर, ये प्राइवेट रूम्स हैं, यहाँ पर सिर्फ मरीज़ के रिश्तेदार उससे मिल सकते हैं। क्या आप पहली मर्तबा यहाँ आए हैं? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, नर्स खुद ही बोली। हाँ, याद आया, आपको तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। शायद आपके वालिद बीमार थे और आप उनकी अयादत के लिए हर वक्त मौजूद होते थे। जी हाँ, सही पहचाना आपने। मैंने कहा, अगर किसी से मिलना है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूँगी। दरअसल मैं इस मरीज़ा से मिलने आया हूँ और इसकी बीमारी से मुताल्लिक जानना चाहता हूँ और इसके ख़ानदान के बारे में भी जानना चाहता हूँ। नर्स को मेरी बात सुनकर हैरत का झटका लगा। जमशेद साहब, मेरा मशवरा है कि आप इस लड़की के मुतालिक ना ही जाने तो अच्छा है। क्यों? मैंने हैरत से नर्स की तरफ देखकर कहा। जमशेद साहब, आप मेरे साथ आएं, मैं आपको बताती हूँ। इस लड़की की पुरस्कार कहानी सुनकर आप शायद दोबारा यहाँ ना आएंगे। खैर, मैं नर्स के साथ खुशबू के रूम में चला गया। हम दोनों अंदर पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। जी, अब फरमाइए, मैंने नर्स से कहा। देखें इस लड़की को, कितने आराम से लेटी है। ऐसा लग रहा है कि सो रही है। अगर इसकी आंखें खुली न होती तो सबको यही यकीन होता कि ये सो रही है। नर्स इतना कहने के बाद रुक गई और मुझे देखने लगी। हाँ, आगे भी कुछ बोलिए। मुझसे सब्र न हो सका। बता तो रही हूँ। दरअसल मुझे बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इस लड़की के पीछे एक मुकम्मल दास्तान है और अगर मैं वो दास्तान सुनाने लग जाऊँ तो। नर्स ने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। तो मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या मिलेगा? नर्स ने आंखें मुझ पर मरकूज कर दी, जैसे हैरत जाहिर कर रही हो।
क्या मतलब सिस्टर? मैंने हैरत से कहा। मेरा नाम रोजीना है और आपकी ज़बान से सिस्टर लफ्ज़ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या चाहती हैं मिस रोजीना? मैं चाहती हूँ कि इस पुरस्कार लड़की की ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात देने के लिए मुझे इसका मुआवजा क्या देंगे? मैं नर्स को बेयकीनी से देखने लगा। बताओ क्या चाहती हो तुम? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैंने कहा। और ये सुन लो मिस रोजीना, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूँ तो तुम क्या करोगी? मैं किसी और से भी इस लड़की के बारे में मालूमात ले सकता हूँ, उनके पर्सनल डॉक्टर से भी। रोजीना मुस्कुराई। जमशेद साहब, बात दरअसल ये है कि पिछले 1.5 साल से मैं मिस खुशबू के पास साई की तरह रही हूँ और इनकी कहानी को सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बिल्कुल साफ और सच्ची कहानी बयान करूँगी। वैसे तुम सोचने का वक्त ले सकते हो। रोजीना की बातें सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और कहा, मिस रोजीना, मैं कल फिर आऊँगा और इस लड़की के बारे में तुमसे कोई फैसला करूँगा। रात की तारीकी पूरे आसमान पर काली चादर बनकर छाई हुई थी। छोटे छोटे तारे चमकीले मोतियों की तरह झिलमिल कर रहे थे। अपने बंगले के लॉन में जमशेद और उसके साथ तानिया थी। वो दोनों झूले में बैठे थे। जमशेद, तुम मुझे कितना चाहते हो? आजकल तुम्हें क्या हो गया है? मुंह फुलाए बैठे हो। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का नवा अजूबा बनाने पर गौर कर रहे हो। मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दो और तुम इस वक्त चली जाओ। मेरी सर्द मोहरी देखकर तानिया दंग रह गई। जमशेद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मजाक कर रहे हो या? तानिया ने हंसते हुए मुझे देखा। नहीं तानिया, मैं हरगिज़ मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। जमशेद, जब से अंकल को हार्ट अटैक हुआ है उस दिन से तुमने अपना रवैया मुझसे तब्दील कर लिया है। आखिर क्या ख़ता मुझसे सरजद हुई है जिसकी तुम मुझे सज़ा दे रहे हो? खुदा के लिए मैं परेशान हूँ, तुम चली जाओ, मुझे कुछ सोचना है। अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मगर याद रखना जमशेद, तुम मेरी मोहब्बत भी हो और मेरे मंगेतर भी। अगर मुझसे बेवफाई की तो मैं आग लगा दूंगी पूरी दुनिया को। वो पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई तो मैं खुशबू और रोजीना के मुतालिक सोचने लगा। एक जिंदा लाश जो ना बोल सकती थी और ना हिल सकती थी। मैं अपने जज्बात को अभी तक समझ नहीं सका था। तानिया मेरी मंगेतर मुझसे बेपनाह प्यार करती थी और मेरी कज़न भी थी। मैंने अपने बड़ों की खुशी की खातिर तानिया से मंगनी की थी। मैं तानिया को अगर पसंद नहीं करता था तो नापसंद भी नहीं करता था। और आज मुझे लग रहा था कि खुशबू के सर के बाल अगर बढ़ जाएं तो उसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप होगी। मगर रोजीना तो बहुत ढीठ निकली। मुझे रोजीना से हरगिज़ ये तवक्को ना थी। सुबह ही सुबह मैं अस्पताल पहुंच गया। उस वक्त तो मामूली रश था, कुछ लोग आ जा रहे थे। रूम में रोजीना एक अदा से बाहर निकली। सफ़ेद कोट में उसके साथ एक डॉक्टर भी था और वो रोजीना से खुशबू के बारे में बातें कर रहा था। रोजीना, खुशबू के लवाहिकीन अभी तक नहीं आए, डॉक्टर ने कहा। अगर मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगे डॉक्टर? नहीं रोजीना, आप खुलकर कहिए। डॉक्टर साहब, खुशबू के वालिद कई बार अस्पताल आ चुके थे मगर पिछले हफ्ते उनका कत्ल हुआ था। वो तमाम जायदाद और कारोबार खुशबू के नाम छोड़ गए हैं मगर खुशबू अपनी पुरस्कार बीमारी की वजह से अभी तक जिंदा लाश है। ना बोल सकती है ना हिल सकती है, बस कोमा किसी हालत में पड़ी रहती है। इसके बाल गिर चुके हैं, बिल्कुल बढ़ते नहीं। अरे आप ये सब क्यों बता रही है? ये सब तो मुझे पता है, डॉक्टर ने रोजीना से कहा। दरअसल डॉक्टर साहब, बात यह है कि खुशबू इंतहाई हसीन लड़की है और कोई भी उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो सकता है। कहीं आप भी तो नहीं? रोजीना ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर अबरार इस अस्पताल में नए नए आए थे जो कि बहुत ही संजीदगी से खुशबू का मुआयना कर रहे थे। वो जितना खुशबू की शख्सियत को पढ़ रहे थे उतना ही हैरत व यास की तस्वीर बनते जा रहे थे। उसने बेयकीनी से रोजीना को देखा। ये बात तुमने क्यों कही? मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसी बेतुकी बात की उम्मीद ना थी। डॉक्टर साहब, आपको पता है, रोजीना ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा। दरअसल बात यह है कि खुशबू की ज़िंदगी किसी शहर में गिरफ्तार है। इस इंकिशाफ पर डॉक्टर इब्रार लरस कर रह गए। और डॉक्टर साहब, जो कोई भी खुशबू की शहरज़दा होने के बारे में जानना चाहता है वो 15-20 दिनों के अंदर मौत का शिकार हो जाता है। रोजीना, ये तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और कई सबूत मेरे पास मौजूद हैं, वरना मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? रोजीना की हैरतज़दा बातें डॉक्टर अबरार को बहुत ही हैरान कर गई। रोजीना, वैसे जवाब दो कि ये सब कुछ तुमने मुझे क्यों बताया? दरअसल डॉक्टर साहब, आपको ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ यह है कि आप मिस खुशबू पर कहीं लट्टू ना हो जाएं, इसलिए मोहतात रहिएगा। डॉक्टर अबरार एक नर्स की ऐसी बेबाकी देखकर उसे हैरत से देखने लगा। रोजीना समझ गई कि उसकी बातें डॉक्टर को बहुत बुरी लगी हैं, इसलिए फ़ौरन वजाहत कर दी। वो दरअसल डॉक्टर साहब, बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि आपसे पहले भी एक नया डॉक्टर इस अस्पताल में आया था
और खुशबू की खूबसूरती को उसने महसूस किया था और उसके करीब होने लगा था। और फिर 20 दिनों के अंदर अंदर वो मौत का शिकार हो गया। डॉक्टर रोजीना की बातें सुनकर वहां से चला गया। रोजीना अपनी जगह खड़ी मुस्कुराती रह गई। तानिया सुबह ही सुबह वालिद के कमरे में दाखिल हुई। ओह मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूं, तानिया ने मुंह फुलाकर कहा। क्या हुआ जो आज मुंह टेढ़ा है? बाबा, जमशेद का रवैया मेरे साथ तब्दील हो चुका है और वो किसी और पर लट्टू हो चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कल को मंगनी की अंगूठी भी वापस भेज देगा। तब हमारा क्या होगा? यह सुनकर उसका बाप गुस्से से लाल पीला हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? बाबा, मैं सच कह रही हूँ। जमशेद किसी और का असीर हो चुका है। बेटी तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बेटी की मंगनी टूट जाए। बाबा, आप क्या करेंगे? तुम क्या चाहती हो? मैं बहुत जल्द जमशेद से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी आंटी और अंकल तो शादी के लिए मचल रहे हैं। आज ही तुम्हारी शादी की बात करता हूँ उनसे, क्योंकि जब से तुम्हारे अंकल को हार्ट अटैक हुआ है वो तुम्हारी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। ठीक है बाबा, आप अनकरीब कोई तारीख तय कर दें, इससे पहले कि जमशेद हमारे हाथों से निकल जाए। मैं उसे वक्त से पहले बेबस कर देना चाहती हूँ। बाप बेटी एक साथ मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ मुझसे नर्स रोजीना मोबाइल पर बातें कर रही थी। हम दोनों में यह तय हुआ था कि अनकरीब हम दोनों किसी होटल में मिलेंगे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुशबू की पुरस्कार शख्सियत का एक एक राज रोजीना से मालूम करूंगा। इसलिए मैंने रोजीना से मुलाकात की दरख्वास्त की। दूसरे दिन मैं और रोजीना होटल में एक साथ बैठे हुए थे। मिस रोजीना, आपने क्या फ़ैसला किया और कितने पैसे चाहिए? मैंने पूछा। यही कोई 50,000, रोजीना ने कंधे उचकाकर कहा। ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। अब खुशबू की पुरस्कार कहानी मुझे शुरू से सुनाओ। माफ़ कीजिएगा जमशेद साहब, पहले मुझे पैसे चाहिए। रोजीना, क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती? अच्छा ये लो चेक, पूरे 50,000 का तुम्हारे सामने बनाता हूँ। रोजीना के सामने मैंने 50,000 का चेक काटा और उसके सामने टेबल पर रख दिया। रोजीना ने चेक को कुछ देर देखने के बाद चेक अपने हैंडबैग में रखा और एकदम उठ गई। मिस रोजीना, क्यों, क्या हुआ? मैंने तो अपना वादा निभाया है, अब भी तुम? जमशेद साहब, चेक कैश कराने के बाद मैं खुशबू की पूरी सरार असलियत के बारे में बताऊंगी। क्या? मैंने तेजी से कहा। अब तुम चेक कैश होने तक इंतज़ार करो। कल मैं मुलाकात की जगह तय करूंगी। यहाँ मौजू नहीं है कि मैं खुशबू के बारे में कुछ बताऊं। ठीक है, तुम जाओ, शुक्रिया, रोजीना ने मुझसे पुरमुसरत होकर कहा और होटल से बाहर चली गई, जबकि मैंने हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पर मारा। दूसरे दिन सुबह अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी। स्क्रीन पर रोजीना का नंबर चमक रहा था। कॉल रिसीव करके मैंने हेलो कहा। शुक्रिया जमशेद, चेक कैश हो चुका है और कल हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। वैसे तुम हो कहाँ? मैं बस अस्पताल आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अस्पताल आ रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी शुरू होने वाली है। मैंने गाड़ी का रुख अस्पताल की जानिब कर दिया। अचानक दोबारा मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। नंबर देखकर मैंने मोबाइल वापस सीट पर रख दिया, बगैर कॉल रिसीव किए। कॉल तानिया की थी। वो कॉल कर रही थी और आखिरकार कोई छठी दफ़ा कॉल आने के बाद कॉल रिसीव की। जमशेद, मुझसे ऐसा रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हो? क्या बेजार हो गई हो मुझसे, या फिर कोई और मिल गई है तुम्हें? तानिया भरी हुई थी और मुझे बिल्कुल भी तवक्को ना थी कि तानिया इस कदर गुस्से में होगी। और फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया, मगर इस बार नंबर ऑफ था। मेरी कार तेज़ी से अस्पताल की तरफ भाग रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे अस्पताल नज़र आ गया। कार पार्किंग के बाद मैं सीधा खुशबू के रूम में चला गया। खुशबू उसी तरह बेसुध पड़ी हुई थी। मुझे कमरे में जाते हुए रोजीना देख चुकी थी। मैंने खुशबू का हाथ अपने हाथों में ले लिया। इंतहाई नर्म और नाजुक हाथ था और खूबसूरत भी। पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो मैंने खुशबू का हाथ धीरे से उसी तरह वापस रख दिया। रोजीना सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। वो फ़ौरन बोली, कैसा है आप? मैं खुशबू को देखना चाहता था। मुझसे सब्र ना हो सका तो चला आया। एक बंद खाकी लिफाफा रोजीना ने मुझे दिया। ये क्या है? बस आप घर जाकर खोलना, यहाँ पर मत खोलना। लिफाफा काफ़ी भारी सा था। ठीक है, और कल कहाँ पर मिलोगी? मैंने रोजीना से कहा। मैं फ़ोन पर बता दूंगी, अब तुम जाओ, क्योंकि डॉक्टर्स आज राउंड पर हैं। मैं अस्पताल से वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरा जहन उस खाकी लिफाफे में उलझा हुआ था। घर पहुंचते ही अम्मी अब्बू से सामना हुआ। जमशेद, आजकल तुम्हारी सरगर्मियां कुछ ज़्यादा ही मशकूक नहीं हो गई हैं? अब्बू ने मुझसे उखड़े हुए तेवरों से पूछा। क्या किया है मैंने कहा। जमशेद, तुम ऑफिस कब आते हो? निसार भाई को तुमने बहुत ही नज़रअंदाज किया है। निसार भाई को तुमसे बेहद शिकायत है।
हम सोच भी नहीं सकते कि तुम इतने गैर जिम्मेदार होगे। अबू आज आपको क्या हो गया है? आज निसार भाई आए थे, कह रहे थे कि अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई है तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। अम्मी ने मेरा साथ दिया। अजी बस भी कीजिए, ज़्यादा ना डांटिए, जवान खून है। और माफ़ी भी मांग ली है, ठीक है। जाओ बेटा अपने कमरे में, अम्मी ने कहा। ठीक है अम्मी। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो खाकी लिफाफे में से मैंने कुछ निकाला तो हैरत में डूब गया, क्योंकि वो कोई तस्वीरों की एल्बम थी। मैंने जल्दी से तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। ये तो खुशबू की फ़ोटो एल्बम थी और इन तस्वीरों में तो खुशबू के लंबे बाल थे। मैंने सोचा, कुछ तस्वीरों में वो मुस्कुरा रही थी, उसके दांत मोतियों जैसे खूबसूरत थे। मेरा दिल धक धक करने लगा। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने कभी पहले नहीं देखा था। उसके बाल तस्वीरों में किसी नागिन की तरह बल खाते नजर आ रहे थे। हर तस्वीर में वो एक से बढ़कर एक अदा से मुस्कुरा रही थी। मैं देर तक उन तस्वीरों में खोया रहा। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तब मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से तस्वीरें दराज में रख दी। दरवाज़ा मैंने जो ही खोला, सामने तानिया खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कैसे हो? ठीक हो? तुम सुनाओ, कैसी हो और क्या कर रही हो? बस कुछ खास नहीं, तुम्हें याद कर रही थी और तुम्हारी सोचों में खोई खोई थी। अच्छा? मैंने अच्छा कहकर तानिया को हैरान कर दिया। तुम कमरे में अकेले क्या कर रहे थे? तानिया, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी की यादों में खोया हुआ था तो ये कि मैं उसे जान से मार दूंगी उस चुड़ैल को। कौन है वो? तानिया ने गुस्से से कहा। तानिया, वो तुम ही तो हो। अब मैं तानिया को मुश्तिल नहीं करना चाहता था, वरना मैंने तो सोचा था कि उससे कुछ ही दिनों में जान छुड़ा लूंगा। क्या पियोगी? मैंने कहा। जमशेद, क्या तुम सच कह रहे हो? जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ, क्या उतना ही प्यार तुम भी मुझसे करते हो? तानिया, अगर सच्चाई की नज़र से देखो तो ज़रूरी नहीं कि प्यार के बदले प्यार दिया जा सके। बहरहाल तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर मैंने बात अधूरी छोड़ दी। मगर क्या जमशेद? तानिया ने बेचैन होकर कहा। मगर का मतलब तुम खुद ही ढूंढ लो। दोनों में कुछ वक्त खामोशी छाई रही और फिर तानिया कमरे से बाहर निकलकर लॉन में झूले पर बैठकर झूलने लगी। उसके जहन में एक ही बात थी कि मैं अब उस मगर को ज़रूर तलाश करूंगी। अचानक मोबाइल की रिंग बज उठी। रोजीना का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। हेलो, कैसे फ़ोन किया? जमशेद, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। होटल ब्लू मून के कमरा नंबर 152 में तुम आ जाओ। शुक्रिया रोजीना। किस बात का? रोजीना ने हैरान होकर कहा। तुमने मुझे खुशबू की तस्वीरों की जो एल्बम दी, उसके लिए। अच्छा, रोजीना ने कहा। मैं अपने कमरे से फ़ौरन निकला और कार की तरफ बढ़ा। कार बाहर निकाली और सड़क पर दौड़ाने लगा। तानिया सामने बालकनी में खड़ी थी। मेरी बेरुखी देखकर वो बालकनी में टहलने लगी थी। तानिया ने जल्दी से अपनी कार निकाली और मेरे पीछे चलने लगी। वो मेरी सरगर्मियां जानना चाहती थी और मैं इस बात से बेखबर था कि तानिया मेरे पीछे आ रही है। होटल की पार्किंग में मैंने गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर चला गया। तानिया ने भी उसी होटल के दूसरे साइड की पार्किंग में कार खड़ी की और आहिस्ता से मेरे पीछे पीछे चली। वो बहुत ही एहतियात से चल रही थी। मैं उसकी नज़रों में था। तब तानिया को हैरत हुई, क्योंकि मैं होटल में प्राइवेट रूम्स की तरफ जा रहा था। तो जमशेद किसी लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहता है, तानिया ने दिल ही दिल में सोचा। मैं प्राइवेट रूम की राहदारी में से गुजरकर कमरा नंबर 152 में दाखिल हो गया। कमरे में रोजीना मौजूद थी। ओह जमशेद साहब, आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आज रोजीना बहुत हसीन लग रही थी। उसने खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और बाल खुले छोड़े थे। तानिया कमरे में जमशेद को दाखिल होते देख चुकी थी। कमरा अंदर से लॉक हो चुका था। सो तानिया काउंटर पर आई। काउंटर पर एक मॉडर्न लड़की खड़ी थी। आपसे पूछना है कि कमरा नंबर 152 में कौन ठहरा हुआ है? लड़की ने बोर्ड पर उंगलियां दबाई। स्क्रीन पर खुशबू का नाम जाहिर हुआ। कोई खुशबू नाम की मैडम है, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। तानिया का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। ये कितने अरसे के लिए खुशबू ने रूम की बुकिंग की है? तानिया ने मुस्कुराकर पूछा। सिर्फ आज के लिए ये रूम बुक है, लड़की ने कहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तानिया होटल के बाहर वाले पोर्च में आ गई और टहलने लगी। वो मेरे वापस जाने का इंतज़ार कर रही थी। तो खुशबू है वो लड़की जिसे जमशेद चाहता है। तानिया के दिलो दिमाग में धमाके होने लगे थे। रोजीना ने खुशबू के नाम से रूम बुक किया था। रोजीना, तुमने मुझे इस तरह अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया? जमशेद साहब, मैं तो समझ रही थी कि आप बहुत बेचैन और बेकरार होंगे, मगर लगता है आप बहुत ही आला ज़ौक़ के इंसान हैं। आपने अपने आसाब कंट्रोल में कर लिए हैं। रोजीना की बात सुनकर मैं मुस्कुराया। रोजीना, काम की बात शुरू करो। रोजीना ने अपने बैग से एक डायरी निकाली जिसकी मोटी सी जिल्द पर खुशबू की तस्वीर थी। यह खुशबू की निजी डायरी थी। अब ये डायरी मैं आपको दे रही हूँ। मैंने डायरी रोजीना से ले ली।
अब मिस खुशबू के बारे में बताइए, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। खुशबू बहुत हसीनो जमीन लड़की थी। उसकी वालिदा उसके बचपन में फौत हो चुकी थी। खुशबू जो ही जवान हुई तो उसकी खूबसूरती क़यामत ढाने लगी। उसकी तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, कितनी हसीन थी उन तस्वीरों में वो। हाँ वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने आहिस्ता से कहा। आगे बोलो, खुशबू इस हाल में कैसे पहुंची? दरअसल जब खुशबू जवान हुई तो उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक दिन उसके वालिद बोले, खुशबू बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, अगर तुम कहो तो मैं हाँ कर दूँ। अब्बू जी, मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला आप पर छोड़ा है। आपने मुझे माँ बाप बनकर पाला है। आपको जो फैसला करना है मुझे मंजूर होगा। बेटी, अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो मुझे बताओ, कहीं तुम्हारे साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा? अब्बू, मेरी कोई पसंद नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है। अगले माह खुशबू की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद कामिल मुल्क से बाहर चला गया और खुशबू वापस अपनी कॉलेज लाइफ में मगन हो गई। खुशबू ने अपनी मंगनी के बारे में सारे कॉलेज को तो नहीं मगर अपनी बेहतरीन सहेलियों को ज़रूर बताया, तो वो उसको कामिल के नाम से छेड़ने लगी और इस तरह खुशबू की ज़िंदगी एक नई डगर पर चलने लगी। एक सुबह का आगाज़ निहायत ही सुहाना था, क्योंकि खुशबू उस दिन तैयार होकर घर से कॉलेज के लिए निकल पड़ी थी। वो बेख्याली में जा रही थी कि अचानक ज़ोर से कोई लड़का उससे टकरा गया। खुशबू की नज़रें उस लड़के की नज़रों से चार हुईं। उसकी तमाम किताबें गिरकर बिखर चुकी थी और वो लड़का तो जैसे होशो हवास खो बैठा था। खुशबू ने बड़ी मुश्किल से उससे निगाहें चुराईं और अपनी किताबें वहाँ से समेट कर चल पड़ी। अगले दिन खुशबू को वो लड़का कॉलेज के गेट के बाहर नजर आया। खुशबू ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और कॉलेज में चली गई। फिर वो लड़का खुशबू को मुतवातर नजर आने लगा और एक दिन खुशबू को पता चल गया कि वो लड़का सिर्फ उसके दीदार के लिए कॉलेज के सामने खड़ा होता है और ये कि वो खुशबू से प्यार करने लगा है। और ये इंकिशाफ उस लड़के ने खुशबू पर खुद किया था। खुशबू को उसकी शक्ल से नफरत होने लगी और उसने उसे अपने मंगेतर कामिल के बारे में बताया और ख़बरदार किया कि आइंदा मैं तुम्हें अपने रास्ते में ना देखूं। और फिर वाकई वो लड़का खुशबू को कहीं नज़र ना आया, कॉलेज के सामने और ना कभी रास्ते में। ठीक 1 हफ्ते बाद खुशबू पर इंकिशाफ हुआ कि उसका मंगेतर कामिल ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। खुशबू तो मान ही नहीं सकती थी कि कामिल कार एक्सीडेंट में मर सकता है। बड़ी मुश्किलों से खुशबू ने खुद को संभाला और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट आई। चंद दिन बाद दोबारा वो लड़का कॉलेज के गेट के सामने नजर आया। उसने अपना नाम विजदान बताया। खुशबू को उसकी आंखों में अजीब सा सहर नजर आता था। एक दिन विजदान ने उसकी आंखों में कुछ पढ़कर फूंका तो खुशबू धीरे धीरे उसके प्यार में डूब गई। विजदान और खुशबू अब काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। खुशबू को तब अपनी गलती का एहसास हुआ जब वो विजदान के घर चली गई, क्योंकि विजदान एक जादूगर था। विजदान के घर में इंसानी खोपड़ियाँ और अजीबोगरीब हड्डियाँ और मालाएं मौजूद थी। खुशबू उन भयानक चीज़ों को देखकर सख्त घबरा चुकी थी और उसके घर में मज़ीद 1 मिनट भी नहीं गुजारना चाहती थी। इसलिए वो वहाँ से वापस आना चाहती थी, मगर विजदान ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुशबू, नहीं जाओ, बस मेरी ज़िंदगी का आखिरी चिल्ला बाकी है, जिसके बाद ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ हमारा मुकद्दर बन जाएंगी। लेकिन खुशबू विजदान के शहर से निकल गई थी। उस पर विजदान की हकीकत खुल चुकी थी। उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि उसने विजदान से दोस्ती क्यों की और उसकी दोस्ती में इतनी आगे कैसे निकल गई। विजदान, आज से मेरी और तुम्हारी राहें जुदा हो गई हैं। तारीक राहों के मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं जा सकते। और हाँ, तुम एक जादूगर हो और तुम मेरे लिए आज से मर गए। विजदान ने कहा, खुशबू, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे ये खूबसूरत लंबे घने बाल मेरे चिल्ले की कामयाबी की निशानी है। और उसने कोई मंत्र पढ़ा और खुशबू की आंखों में वो मंत्र फूंक दिया, जिसके असर से वो मुकम्मल तौर पर विजदान के शहर में दोबारा गिरफ्तार हो गई। विजदान ने खुशबू के खूबसूरत लंबे घने सियाह बाल उसी वक्त काट दिए और अपना शहर उस पर कायम कर दिया, ताकि वो अपनी चिल्ले की कामयाबी के बाद खुशबू पर से अपना शहर ख़त्म कर दे। मगर जब खुशबू उस दिन घर पहुंची तो बेहोश होने से पहले उसने पूरा वाक़या अपने वालिद को सुना दिया। तैश में आकर खुशबू के वालिद ने उसी वक्त जाकर विजदान को गोली मार दी। विजदान के मरने के बाद भी उसका किया हुआ सहर खुशबू पर अभी तक कायम है। यहाँ तक कहकर रोजीना खामोश हो गई। फिर रोजीना ने मेरी तरफ देखा। रोजीना, अब तुम ये बताओ कि खुशबू के वालिद कहाँ गायब हुए? मैंने कहा। जमशेद, पहली बात तो यह है कि खुशबू के वालिद के लिए यह सदमा कम तो ना था कि उनकी बेटी एक तो बालों से महरूम हो चुकी थी और वो बिल्कुल जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके वालिद ने बहुत से डॉक्टरों, फ़कीरों और पीरों के पास भी हाजिरियाँ लगाईं, मगर विजदान का किया हुआ सहर अभी तक कायम और दायम है। मगर रोजीना, कोई तो तोड़ होगा कि खुशबू पर से सहर ख़त्म हो सके।
ये काम तो खुद खुशबू के वालिद न कर सके, मगर खुशबू आज भी उतनी ही खूबसूरत है, बालों के बगैर भी। मैं बोला, जमशेद साहब, कल इसी वक्त आप मुझे यहाँ पर मिलना। खुशबू के हवाले से मुझे आप पर एक ज़बरदस्त इंकिशाफ करना है। मैंने हैरान होकर रोजीना की तरफ देखा। वैसे जमशेद साहब, कहीं आप खुशबू से मोहब्बत तो नहीं करने लगे हैं? मैंने कुछ ना कहा और खामोश रहा। मैंने कुछ देर रोजीना को देखा और फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? रोजीना ने कहा, मुझे लगता है कि आप खुशबू पर लट्टू हो चुके हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, वो है ही इसी काबिल। मैंने कहा, जमशेद साहब, आपकी एक खूबसूरत मंगेतर भी है जिसका नाम तानिया है, और वो आपसे बहुत ही मोहब्बत करती है। आप खुशबू का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। क्या कहा तुमने? मैं गुस्से से सुर्ख हो गया और फिर खड़ा हो गया। देखो जमशेद, तुम ये सुन लो, खुशबू की वजह से कई कत्ल हो चुके हैं। जो कोई भी खुशबू की तरफ मुतवज्जे होता है और उससे मोहब्बत करने लगता है, उसका 20 दिन के अंदर अंदर कत्ल हो जाता है। मैं रोजीना के इस इंकिशाफ पर बुरी तरह लरस गया और बेयकीनी से रोजीना को देखने लगा। चलो कल मिलना, अब तुम जाओ और दिल खोलकर सोचो। उसके वालिद ने खुशबू को इसीलिए छोड़ा है और फिर वो खुद मुल्क से बाहर चले गए। वो खुशबू के लिए अस्पताल की फीस भेजते रहते हैं। ये सब सुनकर मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। रोजीना, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा। हाँ पूछो, रोजीना ने मुस्कुराकर कहा। इस शहर को कैसे ख़त्म किया जा सकेगा? रोजीना मेरी तरफ देखने लगी, फिर फीकी मुस्कुराहट मुस्कुराई। मुझे कल रात तक अगर मजीद 50,000 रुपये दे सकते हो तो मैं ये राज तुम्हें बता सकती हूँ। अब चलो, 3 घंटों से तुम यहाँ मेरे साथ हो। ठीक है, मगर तुम इतनी लालची हो सकती हो? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मुझे खुशबू को हर कीमत पर बचाना होगा। उधर मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ रूम से बाहर निकल गया। तानिया गुस्से से टहल रही थी। उसने जमशेद को बाहर निकलते देखा। वो तेज तेज चल रहा था और गाड़ी में बैठकर गाड़ी होटल की पार्किंग से बाहर निकाली। जमशेद की गाड़ी जैसे ही बाहर निकली तो तानिया रूम नंबर 152 के सामने आ गई। अचानक उसे रोजीना कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। तानिया उसे गौर से देखने लगी और अचानक उसे याद आया कि उसने इसे पहले भी कहीं देखा है, और तब उसके जहन में धमाके से होने लगे। ये तो अस्पताल की नर्स है। जब अंकल को हार्ट अटैक हुआ था तब उसने देखा था। नर्स अपनी मौज में गुजर रही थी। वो बेध्यानी से तानिया के बिल्कुल सामने से गुजर गई। तो ये खुशबू है जिस पर जमशेद बुरी तरह लट्टू हो चुका है। दोनों ने पिछले 3 घंटे एक साथ बंद कमरे में गुजारे हैं। कितनी शर्म की बात है। वो ये सोचकर हवास भागता हो गई, इससे पहले कि रोजीना राहदारी में से गुजरकर कहीं गायब हो जाती। तानिया ने दौड़कर उसके बाएं हाथ को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचकर अपनी जानिब कर लिया। रोजीना इस हरकत पर बुरी तरह शेखपा हो गई थी। क्या बदतमीजी है, रोजीना ने गुस्से से कहा। तुम यहां तक भी पहुंच गई? रोजीना ने तानिया को सामने देखकर तंज किया। तुम एक मामूली लड़की जमशेद के ख्वाब कैसे देख सकती हो? और तुम दोनों जो पिछले 3 घंटे से बंद कमरे में रंग रलियां मना रहे थे, ये 3 घंटे मैंने कमरे से बाहर की सजियत में गुजारे हैं। कितनों के साथ तुम्हारे चक्कर चले होंगे, बेशर्म लड़की। रोजीना तानिया की बकवास सुनकर भी बिल्कुल गुस्से में नहीं हुई, मगर थोड़ी सी परेशान जरूर हो गई थी। मिस तानिया, आइए हम कमरे में भी बात कर सकते हैं। तानिया ना चाहते हुए भी कमरे में उसके साथ चली गई। अब कहो, जमशेद को छोड़ने के लिए क्या कीमत दे सकती हो तुम मुझे? रोजीना ने सारी सूरत हाल समझ ली थी और उसे पता चल चुका था कि तानिया गलतफहमी का शिकार है और उसकी इस गलतफहमी से रोजीना फ़ायदा उठाना चाहती थी। क्या? तानिया का मुंह हैरत से खुला रह गया। तुम उसके पैसे से प्यार करती हो? यह तो मुझे पता था, मगर तुम इतनी घटिया होगी ये मैंने सोचा तक ना था। तुम ये मत भूलना कि मेरे पास रुपए की कमी नहीं है, मगर मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तानिया ने आंखें निकाल कर कहा। तब तक तुम सुलगती रहना, कल वो फिर आएगा इसी वक्त जो आज आया था और मेरे साथ। अलवीना ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक चटाख की तेज आवाज़ सुनाई दी। तानिया के थप्पड़ ने रोजीना के चेहरे पर बुरी तरह निशान छोड़ा था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी जलील औरत, और उसे भी। अगर वो कल यहाँ आया तो आग लगा दूंगी मैं। मेरा नाम तानिया है। अगर जमशेद की बेवफाई वाकई सच साबित हुई तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी, समझी? ये तो एक मामूली थप्पड़ था। अगर वो कल यहाँ पर आया तो मैं तुम्हें बहुत भयानक मौत मारूंगी। वो जाने के लिए मुड़ी और 2 कदम ही चली होगी कि अलवीना की आवाज़ से उसे रुकना पड़ा। जाते जाते हमारी बात भी सुनती जाओ। जमशेद बुरी तरह मेरे प्यार में डूब चुका है। 5 लाख की बहुत बड़ी रकम उसने मेरे नाम कर दी है। अगर जमशेद को तुम पाना चाहती हो तो तुम मुझे पूरे 10 लाख कैश दे दो। जमशेद तुम्हारा हो जाएगा। रोजीना मुस्कुराई। बकवास बंद करो घटिया औरत।
जमशेद पागल होगा जो इतनी बड़ी रकम तुम्हें दे दे, मगर मुझसे 1 रुपए की भी तवक्को मत रखना। वो तेज तेज कदम उठाती हुई वहां से चली गई तो रोजीना ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और जोर से हंस पड़ी, शायद अपनी चालाकी पर या तानिया की बेवकूफ़ी पर। उस रात तानिया बिल्कुल भी नहीं सोई थी क्योंकि उसके जहन में रोजीना की बातें गर्दिश कर रही थी। रोजीना ने मेरी भी नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसने इस कदर भयानक इंकशाफ किया था कि मैं खुद कोई फैसला न कर पा रहा था। रोजीना खुद भी कशमकश का शिकार थी। उसे मेरे फैसले का इंतज़ार था जो मैं कल करने वाला था। नया दिन मामूल के मुताबिक शुरू हुआ। मैं सुबह बैंक गया, वहाँ से 5 लाख रुपए की खती रकम लेकर घर आ गया और फिर दोपहर के वक्त मैं दोबारा घर से निकला। मैं रोजीना के मुंह पर रकम मारना चाहता था। मैंने परेशानी के बायस वो डायरी भी नहीं देखी थी जो रोजीना ने मुझे दी थी। तानिया बहुत ही परेशान थी। वो मुझको रोकना चाहती थी मगर रोक न सकी और ठीक वक्त पर मैं रोजीना के कमरे में मौजूद था, इस बात से बेखबर कि तानिया भी मेरे पीछे होटल तक आ चुकी है। रोजीना, ये लो पूरे 5 लाख और मिटा लो अपनी भूख। अब तुम मुझे खुशबू की ज़िंदगी से वो भयानक शहर ख़त्म करने का राज बताओ। मैंने रोजीना की तरफ बगौर देखते हुए कहा। रोजीना की आंखें खुशी से चमक गई। जमशेद, तुम्हें खुशबू को वापस अपनी असली ज़िंदगी में लाने के लिए विजदान के घर जाना होगा। और ये लो, ये विजदान के घर का पता है। वहाँ पर भी जादू की गिरफ्त हरसू फैली हुई है, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारनी और वहाँ पर खुशबू के बाल ढूंढने हैं, क्योंकि मरने से कबल विजदान ने खुशबू के बालों पर अमल करना था और उसके वो बाल उसी आसिफज़दा घर में कहीं महफूज कर लिए हैं। अगर 20 दिनों के अंदर तुमने फैलाया हुआ वो शहर ख़त्म न किया तो तुम भी मौत की वादियों में गुम हो जाओगे। जब मैं खुशबू के बाल ढूंढ लूँ तो फिर मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा। तुम्हें वो बाल मिल जाएं तो फ़ौरन उन्हें आग लगा देना, तो विजदान का शहर भी फना हो जाएगा, क्योंकि विजदान ने बालों पर अमल किया था। तुम कल उसके घर चले जाना और ख्याल रहे कि तुम्हें उस शहर का खात्मा करना है। और एक बात, जब भी कोई खुशबू की तरफ मुतवज्जे होता है और उसके प्यार में डूब जाता है, तब 7 दिनों के बाद उसके बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो भी मुकम्मल तौर पर गंजा हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मौत की वादियों में उतर जाता है। इतना कहने के बाद रोजीना खामोश हो गई और मुझको देखने लगी। अब तुम जाओ और उस शहर को ख़त्म करो, वो मेरे करीब होकर बोली और मेरे हाथ को बोसा दिया। उसी दौरान धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। तानिया किसी भूखी शेरनी की तरह बिखरी हुई अंदर दाखिल हुई। हम दोनों ने उसी लम्हे मुड़कर देखा। मैं तुझे जान से मार दूंगी हरामजादी, वो रोजीना की तरफ गुस्सीली नज़रों से देखती हुई बोली। और तुम्हें देख लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे मंगेतर के साथ रंगरलियां मनाओ, और वो भी दिन दिहाड़े? तानिया की नज़रें हजार हजार रुपयों के 5 गड्डियों पर पड़ी। उसने गड्डियां उठाकर रोजीना के मुंह पर मार दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि रोजीना को उसने मौका न दिया था। रोजीना पागलों की तरह गड्डियों को समेटने लगी। देखा जमशेद, तुम इससे प्यार करते हो जिसे तुम्हारी रकम से प्यार है। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर तानिया आज सब हिसाब बेबाक करना चाहती थी। अब कल ही हमारी शादी होगी। आज ही मैं बाबा से बात करती हूँ, और अगर तुम्हारे करतूतों का इल्म तुम्हारे माँ बाप को हो गया, जमशेद शर्म करो। यह है तुम्हारी मोहब्बत? तानिया ने रोजीना की तरफ इशारा किया। मैं ज़ोर से चीखा, तुम इतनी ज़बान दराज हो सकती हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। इतनी शक्की और एबनॉर्मल किस्म की ज़हनियत की मालिक, मैं अभी और इसी वक्त तुमसे मंगनी तोड़ता हूँ, मैंने कहा और अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर तानिया के मुंह पर दे मारी। जमशेद नहीं, जमशेद तुम मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जमशेद। वो मेरे कदमों में गिर गई। मेरा चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। मैं लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि रोजीना सारे मामले से बेखबर रुपए समेट रही थी। तानिया भी आंसू पहुंचकर कमरे से निकलती चली गई। तानिया जैसे ही घर पहुंची वो अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाने लगी। दूसरी तरफ नंबर रिसीव कर लिया गया। जी मैम, कोकी बात कर रहा हूँ। कोकी तानिया के बाबा का खास आदमी था। कोकी, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। जी मैम, बोलिए। कोकी आपके हुक्म की तामील चंद लम्हों में करेगा। गौर से सुनो, तुम्हें एक एड्रेस सेंड करती हूँ। आज रात तुमने बहुत ही भयानक अंदाज में उस लड़की का कत्ल करना है। यस मैम, हो जाएगा। कोकी ने ऐसे इत्मीनान से कहा जैसे उसके लिए कोई छोटा सा काम हो। वो नर्स है और ये उसके घर का पता है। सुबह के अखबारों में उसकी भयानक मौत की खबर सुर्खियों में शाया होनी चाहिए। यस मैम, बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। चलो ठीक है, उसका नाम? बस नाम छोड़ें, सिर्फ एड्रेस बता दें। राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं बुरी तरह पसीने से शराबूर हो चुका था, इसलिए मैं ताज़ादम होना चाहता था।
मैं वॉशरूम में घुस गया और फव्वारे के नीचे खड़ा हो गया। पानी मेरे जिस्म को भिगोने लगा। मैंने बेसाख्ता अपने गीले बालों पर हाथ फेरे तो मेरे हाथ में मुट्ठी भर बाल आ गए, जैसे किसी ने मेरे बालों को जड़ों से उखाड़ा हो। जो बाल मेरे हाथ में थे मैंने फर्श पर फेंक दिए और फिर वॉशरूम से निकल आया। मैं समझ चुका था कि विजदान के शहर ने मेरी ज़िंदगी को भी अपनी लपेट में ले लिया है, इसलिए मैं इस किस्से को ख़त्म करना चाहता था। मैंने कपड़े बदले और घर से निकल गया। जल्द अज जल्द मैं विजदान के घर पहुंचना चाहता था। दोपहर का वक्त था। चंद मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए। आधे घंटे तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मगरिब के बाद अंधेरा फैल गया। तब गाड़ी स्टार्ट हुई और मैंने वापस गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी, क्योंकि रोजीना ने कहा था कि शाम के वक्त कभी भी किसी आसिफज़दा जगह पर ना जाना, क्योंकि इस जादू का जोर शाम के वक्त बहुत ज़ोरावर होता है और शाम के वक्त मुझे खुशबू के बाल ढूंढने में मुश्किल भी हो सकती थी। इसलिए मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था। रात के 2:30 बजे का वक्त था। रोजीना आज घर देर से आई थी, इसलिए लंबी तान कर सो गई। कमरे का दरवाज़ा चरचराहट की आवाज़ पैदा किए बगैर खुल गया। 0 वोल्ट बल्ब की रोशनी में एक काला साया कमरे के अंदर दाखिल हो गया। यह कोकी था। उसने नकाब पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बोतल भी थी जो कि तेज़ाब से भरी हुई थी। पहले उसने रोजीना का गला दबाया और रोजीना जो सोई हुई थी माही बेआब की तरह तड़पने लगी। जब उसका जिस्म ठंडा पड़ गया तो बेरहम कोकी ने उसके खूबसूरत चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। बेचारी रोजीना एहतजाज भी न कर सकी और खामोशी से मौत की आगोश में चली गई। सुबह के अखबारों में खबरें फैल चुकी थी। रोजीना के चेहरे की भयानक तस्वीर अखबारों में 6 सुर्खियों के साथ शाया हुई। तानिया ने जब अंग्रेजी और उर्दू अखबारों में यह खबर पढ़ी तो एक मुसरत भरा एहसास उसे हुआ। जमशेद जिसे तुम चाहते थे अब वो इस दुनिया में नहीं रही। रोजीना की तस्वीर अखबारों में ऐसी शाया हुई थी जैसे कि कोई भयानक चुड़ैल हो। मैंने जब अखबार में रोजीना की भयानक मौत की खबर पढ़ी तो मुझे दुख तो हुआ, मगर मैं समझा कि शायद विजदान की रूह ने उसका कत्ल कर दिया है, क्योंकि उसने विजदान के शहर को ख़त्म करने का राज जो मुझे बता दिया था। मैं सीधा सुबह ही सुबह विजदान के घर चला गया। वो घर आबादी से दूर था और जंगल के करीब का इलाका था। मैंने घर का ताला तोड़ा। जंग आलू दरवाज़ा भयानक आवाज़ के साथ खुल गया। मैं घर के अंदर चला गया। एक बड़ा दरख्त घर के सहन में था जो कि बहुत ही मोटा था और सामने 3 कमरे थे। घर में हर तरफ जाले लटके हुए थे जिसमें बेशुमार मकड़ियाँ थी। मैं कमरे के अंदर गया। कमरे में जाले ही जाले थे और इर्द गिर्द चंद खोपड़ियाँ पड़ी थी। कमरा वहशत से भरपूर था। 2 संदूक भी कमरे में रखे थे जो कि खस्ता हालत में थे। मैंने पहले संदूक को खोला तो डर के मारे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक में 2 इंसानी खोपड़ियाँ थी जो कि बहुत ही भयानक लग रही थी। मैंने दूसरा संदूक खोला तो उसमें भी कुछ नहीं था। मैं दूसरे कमरे में आ गया। इसमें एक बड़ा संदूक रखा था। मैंने उस संदूक का जंगालू ताला हथौड़े की 2-3 ज़रबों से तोड़ दिया। संदूक खोला तो संदूक में पुराने कपड़े थे और बाल वगैरह बिल्कुल भी ना मिले। तीसरे कमरे में कुछ भी ना था। मैं बालों को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। दोपहर तक मैं कुछ भी इस घर में न ढूंढ पाया। मैं थकार कर उसी मोटे दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मैं बहुत मायूस था कि अब क्या करूं कि अचानक मेरे माथे पर कुछ नरम सी चीज़ पड़ी। मैंने माथे पर हाथ फेरा तो वो किसी परिंदे की गंदगी थी। मेरी नज़रें बेसाख्ता ऊपर उठी तो मेरी नज़रों ने दरख्त की शाखों में बालों का एक गुच्छा देखा। फिर मैं गौर से देखने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि जिसकी तलाश में मैं आया था वो मेरे सामने था। आहिस्ता आहिस्ता शाम के साए फैल रहे थे। मैं दरख्त पर बड़ी मुश्किल से चढ़ा। वाकई वो खुशबू के खूबसूरत बाल थे जो कि दरख्त की ऊंची टहनी में बांध दिए गए थे। मैंने पतलून की जेब से लाइटर निकाला और उसी वक्त मैंने उन बालों को आग लगा दी। आग का लगना था कि पूरा घर काले रंग के धुएं से भर गया और हल्की हल्की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। विजदान का शहर टूट चुका था। मैं खुशी के मारे जल्द से जल्द उड़कर अस्पताल चला जाना चाहता था। खैर 1 घंटे के बाद मैं अस्पताल में खुशबू के कमरे में मौजूद था। खुशबू को होश आ चुका था। डॉक्टर बहुत हैरान थे और इसे मौजज़े के तौर पर ले रहे थे। खुशबू ने मुझको देखते ही कहा, तुम जमशेद हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोली, तुम कई बार अस्पताल आ चुके थे और कई बार मैंने महसूस किया था कि तुम मेरे लिए आते हो। मैंने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? रोजीना के साथ जब तुम्हारी मुलाकात थी और तुम मेरे कमरे में थे। और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, जब भी कोई हमदर्दी की बिना पर मुझसे करीब होता तब कुछ दिनों के लिए मुझे दिखाई और सुनाई भी देता था। विजदान का शहर कुछ कमज़ोर सा हो जाता, लेकिन मैं जिंदा लाश थी, कुछ ना कर सकती थी। खुशबू लेटी हुई आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी
और मैं मुस्कुरा रहा था। खुशबू, क्या तुम हरकत कर सकती हो? अपने हाथ पाँव को हरकत दो। मेरे कहने पर खुशबू ने ऐसा ही किया, मगर वो अपने पैरों को हरकत ना दे सकी। तो मैंने डॉक्टर अबरार को बुलाया और सारी सूरत हाल बता दी। मुकम्मल मुआयने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा, खुशबू की टांगें मुसलसल लेटे रहने से जम सी गई हैं। अगर मुसलसल इसके जिस्म और टांगों को गर्म रखा जाए तो तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर ये चलने फिरने के काबिल हो जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर, मैंने कहा। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी लिखी। चंद दिन बाद खुशबू अपने घर आ गई। मैं बहुत खुश था और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुशबू को देता था। एक दिन तानिया मेरे घर आई। मैं घर में मौजूद नहीं था। फिर वो मेरे कमरे में आई। कमरे में उसकी तस्वीर फ्रेम में लगी थी, मगर अब नहीं थी। उसकी नज़रें बेसाख्ता एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। ये वही डायरी थी जो रोजीना ने मुझको दी थी। तानिया ने सारी कहानी पढ़ ली। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, क्योंकि ये कहानी खुशबू की थी जिसे रोजीना ने लिखा था। उसमें मेरे और खुशबू के बारे में भी लिखा था। तानिया ने गलतफहमी की बिना पर रोजीना के साथ अच्छा ना किया था, इसलिए अब वो मेरी ज़िंदगी में मज़ीद जहर नहीं घोलना चाहती थी। इसलिए सारी हकीकत जानने के बाद उसने मंगनी की अंगूठी भी वापस कर दी और हमेशा हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चली गई। 1 महीना कब गुजरा किसी को पता न चला। मैंने खुशबू के जिस्म को हरारत पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और उसको चलने फिरने के काबिल कर दिया। उसके बाल तेज़ी से बढ़ चुके थे। पहले उसे आहिस्ता आहिस्ता बैसाखियों की मदद से चलने में मदद दी गई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। अब वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चल रही थी। मैं उसके साथ था। एक दिन मैंने कहा, खुशबू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जमशेद, तुमने मेरी खुशियाँ मुझे वापस लौटाई हैं। तुम मेरे लिए फ़रिश्ते का दर्जा रखते हो जिसे अल्लाह ताला ने वसीला बनाकर भेजा। ये बताओ, क्या तुम मुझे मुसीबत ज़्यादा बेसहारा लड़की से शादी करोगे? तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। वाकई मोहब्बत की ताकत बहुत ताकतवर होती है। मैंने खुशबू को अपने बाजुओं में भींच लिया और फिर अगले ही हफ्ते हम दोनों की शादी हो गई और हम जिंदगी की खुशियां समेटने लगे। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है शहजाद SR साहब, उत्तराखंड हरिद्वार इंडिया से। बिलाल साहब हैं कराची पाकिस्तान से। फारूक अहमद साहब हैं वापी इंडिया से। आसिफ खान साहब हैं कराची पाकिस्तान से। मोहम्मद सरफराज साहब हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से। मोहम्मद कासिम साहब हैं 51C कोरंगी कराची पाकिस्तान से। इरम मुनीर साहबा हैं सुरजानी टाउन कराची पाकिस्तान से। और यासिर महमूद साहब हैं ओमान मस्कत से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।